Given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. 6 बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। हाँ, तो उनके हवा में ही 6 से 8 जहाजों का लॉस है और जो उनके जो जमीन पे पड़े हुए जहाज जो हैं उनके जो अटैक हुआ है उस पे तो तबाही का मंजर ही कुछ और है। यहां तक कि मेरे को कुछ लोगों ने ऐसी भी खबर दी कि 12% पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं ओवरऑल वो या तो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इनफैक्ट जो यूएसए को एकदम से चिंता हो गई क्योंकि काफी बड़ी संख्या में उनके F-16 के डिस्ट्रॉय होने की खबर भी है। तो अगर आपके पास S-400 है तो उसको अपने देश की जो आधी चौड़ाई है उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर वो उससे पीछे चला गया तो उसका PL-15, PL-17 ऐसे ही फेल हो गया। सीडीएस साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे राफेल गिर गए हैं या हमारा Su-30 गिर गया है या हमारा कौन सा जहाज गिर गया, नहीं कहा उन्होंने कहा लॉसेस हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जहाज के पीछे पड़ जाएं। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading and development needs in future. Given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. कैसे आप एक ना यूके का हमारे पास ड्रोन है जिसको हम टारगेट फायरिंग के लिए यूज करते हैं और भारतीय एक है लक्ष्य और उनका बैंशी है, तो वो ये दोनों जो है प्रैक्टिस के लिए भारत में यूज किए जाते हैं। और ये जो दोनों ड्रोन्स हैं ये किसी भी तरह के जहाज का रूप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एक सिग्नेचर छोड़ता है हर जहाज, उसका एक रेडार क्रॉस सेक्शन होता है और जो वो बताता है कि ये इस तरह का जहाज है और इसका जो एमिशन है वो इस तरह का है। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि बहरूपिया है ये दोनों जो हैं। और ये भारतीय जहाज जो हैं उसको कभी J-20 बना देते हैं, उसको कभी J-10C बना देते हैं अपने युद्धाभ्यास के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। और यही जो है भारत ने भी यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए और वो बेवकूफ बने। आप याद करिए कि इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया। इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा पूरी वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। F-3 थंडर जो है उसमें क्योंकि उनका रेडार की रेंज कम है तो उसमें चाहे वो आप PL-15E फुल रेंज लगा लीजिए और चाहे 15E लगा लीजिए जो एक्सपोर्ट वर्जन है, वो दोनों ही उसकी रेडार की रेंज से ज्यादा है, तो इतना इफेक्टिवनेस नहीं है। और इसी कारण अगर आप याद करें कि बहुत से जो उनके ये PL-15 मिसाइल्स थे ये भारत में इंटैक्ट या तो गिर गए या डिस्ट्रॉय कर दिए गए, क्योंकि उसके बाद एक रेंज के बाद जो उनका JF-17 है वो उसको गाइडेंस नहीं दे पाया, तो उसको अपना रेडार यूज करना पड़ा और वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो लॉसेस हैं। अब आप ये देख लीजिए ना कि पाकिस्तान में
हाँ, तो उनके हवा में ही 6 से 8 जहाजों का लॉस है। और जो उनके जो जमीन पे पड़े हुए जहाज जो हैं उनके जो अटैक हुआ है उस पे तो तबाही का मंजर ही कुछ और है। यहां तक कि मेरे को कुछ लोगों ने ऐसी भी खबर दी कि 12% पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं ओवरऑल वो या तो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऐसा बताया गया। अब ये फिगर कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन 12%, जी हाँ 12%, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जो EWC जो अर्ली वार्निंग वॉरफेयर कमांड सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट होते हैं वो कम से कम 2 या 3 गए हैं। उनके C-130 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो संख्या बहुत लंबी है। ये जो इनफैक्ट जो यूएसए को एकदम से चिंता हो गई क्योंकि काफी बड़ी संख्या में उनके F-16 के डिस्ट्रॉय होने की खबर भी है। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others. Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. तो लेकिन मजे की चीज ये है कि ना किसी मीडिया वाले ने, ना उनके देश के और ना बाहर के, तो अगर आप गौर करें तो भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने क्या कमाल का काम किया है। चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो S-400 हो, तो हमें गौर करना है कि हम अपने को किस तरह से कंप्लीटली सिक्योर कर लें। एक जो जैसे आयरन डोम है या अभी इस समय गोल्डन डोम यूएसए बनाने जा रहा है, वो हमने ऑलरेडी प्रदर्शन कर दिया है और वो आश्चर्यचकित है, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं जो भी हैं। लेकिन उसी तरह से हमें अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ कर लेना है और उसमें एक S-500 का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि याद रखिए कि S-500 अगर S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी ये डिटेक्ट कर लेता है 600 किलोमीटर तक, तो S-500 2000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर लेता है। S-400 की रेंज है 400, तो S-500 की है 600 किलोमीटर तक ही अटैक कर लेगा। 200 किलोमीटर हवा में ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है कि जो लो ऑर्बिट में जो आपकी सैटेलाइट्स हैं इनको भी ये नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप अगर पाकिस्तान की जो विड्थ देखिए पूरी, तो 885 किलोमीटर की उसकी विड्थ है, 885 किलोमीटर। तो अगर आपके पास S-400 है तो उसको अपने देश की जो आधी चौड़ाई है उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर वो उससे पीछे चला गया तो उसका PL-15, PL-17 ऐसे ही फेल हो गया। और अगर आप कहीं S-500 ले आए तो उसको 600 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। वो ईरान के आसपास कहीं गिरा पड़ा होगा, उसका जितना भी आर्मामेंट है, उसकी जितनी भी एयरक्राफ्ट हैं, उनको छुपाता फिरेगा वो वहां पे, और दोनों मिसाइल्स फेल हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा सुदृढ़ एक तरीका है चीन की रणनीति को फेल करने का, पाकिस्तान की जो एक पागलपन है उनके आर्मी और एयरफोर्स में, उसको खत्म करने का। तो ये बहुत बड़ा एक कदम हमें लेना पड़ेगा इस तरह से। राफेल M जो आ रहे हैं हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट होंगे। इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है भारत में, इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। और याद रखिए कि हम F-18 भी ले सकते थे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा अगर आप खिचड़ी कर दें जहाजों की तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसके मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, उसकी ट्रेनिंग, उसके जो उसके ऊपर आप जैसे भारत में बहुत सारे जो हमारे भारत में रफाइल आए हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किए हैं, उसके 47 के आसपास इम्प्रूवमेंट किए हैं।
कि उसमें हमने अपना इक्विपमेंट लगाया है और उसको ये जो समझौते हो जाते हैं ये जब आप जहाज खरीद होते हैं उसी समय होते हैं और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उनके इंजीनियर्स आएंगे और इस तरह की इंप्रूवमेंट्स करेंगे। और तो भारतीय नौसेना के जो रफाइल आ रहे हैं इसमें भी इंप्रूवमेंट्स होंगे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो किस तरह की मिसाइल लगेगी और उसमें आत्मनिर्भर जो कंपोनेंट है वो क्या होएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होएगा और इसमें थोड़ा सा इस जहाज में भी मॉडिफिकेशन होगा हमारे डेक के हिसाब से और जो हमारी जो लिफ्ट्स हैं उसमें आने के हिसाब से, और ये सब चेंजेस आएंगे। और भारत में इस समय जो है इसको लॉन्च का जो सिस्टम है वो अभी भी पुराना सिस्टम है जो कि स्टीम से लॉन्च किए जाते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।